नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। सादा जीवन उच्च विचार, यही है भारतीय किसान। सचमुच में भारतीय किसान भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि है। उसमें भारत की आत्मा निवास करती है। मगर यह कड़वा सच है कि घोर परिश्रमी और सीधा सादा होने के बावजूद भी भारतीय किसान की जीवन दशा बहुत ही दुखद है। उसका संपूर्ण जीवन जोखिम भरा है और इसलिए उनके जीवन दशा को अभी और ऊपर उठाना होगा। इस कार्य के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। तो चलिए कार्यक्रम। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। सहजन की खेती लगाने के 10 महीने के बाद 1 एकड़ से किसान लगभग 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खासियत यह है कि इसके एक बार बुवाई के बाद 4 साल तक बुवाई नहीं करनी पड़ती है। साथ ही सहजन एक औषधीय फसल है। इससे आयुर्वेदिक दवा तैयार की जाती है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इनकी खेती, बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर। सहजन बहुवार्षिक कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। मुनगे की खेती करने के लिए अभी जो जून का समय चल रहा है यह एक उपयुक्त समय है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों 1-2 बीज एक पॉलिथीन में, छोटी छोटी पॉलिथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास ज़मीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। सहजन के पौध की रोपनी गड्ढा बनाकर की जाती है। खेत को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं तथा रोपाई के लिए वर्षा होने तक का इंतजार किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए गए पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है। इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें।
इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियाँ भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं और इसके पत्तियों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। प्रदेश में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इस व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन कभी कभी मधु बॉक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है, और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है जिसने वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं, उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में यह कीट होता है, उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है, जिसके साथ कि मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए
छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः दो तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज़्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जा करके उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्म को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। दुग्ध का व्यवसाय करने वाले किसान अब दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए नेपियर घास उगाकर दुधारू पशुओं को खिला सकते हैं। इससे दूध की मात्रा बढ़ने के साथ पशु चारे में होने वाले किसानों के खर्च में भी कमी आएगी और दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो आप कैसे उगाएं नेपियर घास, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AK सिंह। पशुपालक भाइयों, जैसे कि शंकर नेपियर की बात करते हैं तो ये एक बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि एक बार इसको अगर रोपण कर दें आप, तो उचित प्रबंधन के बाद 4 से 5 साल तक जो है इससे हरा चारा प्राप्त होता है। शंकर नेपियर जो है रसीला होता है, पाचकता से भरपूर होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है और ये जो है पशुओं को जो है बहुत इसमें रुचिकर होता है। और इसका महत्व इसलिए है कि इसके चारे में जो है मतलब कि ताज़े स्तर पर जो है 2.5 से 3% तक जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है और शुष्क भार पर जो है 8 से 10% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और रेशा की मात्रा जो है 28 से लेकर 32% तक पाई जाती है। आप जो है उचित प्रबंधन करें तो इसमें अच्छा चारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। और ये खासकर जैसे कि हमारे बिंद क्षेत्र है, जैसे कि पठारी इलाका है जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वैसे जहाँ पर हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जहाँ सिंचाई के साधन कम है, वैसे इलाके में भी जो है इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसको जो है 15 से लेकर 30 डिग्री का तापक्रम जहाँ भी होता है उस पर आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है। अधिक उपज लेने के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए और जिसमें कि इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। और भूमि की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलट हल से जो है कि जुताई करनी चाहिए और उसके बाद जो है 2-3 हैरों से कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल करके जो है इसकी भूमि की तैयारी करनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 60 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटास, इसको जो है भूमि में जो है 25 से 30 दिन पहले जो है इसको ज़मीन में रोपाई से पहले मिला लेना चाहिए। और साथ ही गोबर की खाद अगर 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसमें मिला देते हैं तो इससे जो है मतलब कि चारे में जो है गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। और इसमें खासकर जो प्रचलित प्रजातियां अपने उत्तर प्रदेश के लिए है, इसमें भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान ने अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें कि शंकर नेपियर 3, शंकर नेपियर 6, शंकर नेपियर 7 और शंकर नेपियर 10 प्रचलित हैं। NB 21 भी बहुत अच्छी है इसमें और इस तरह की जो प्रजातियां हैं अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई जाती हैं।
इसकी रोपाई का समय जो है उचित जो होता है फरवरी मार्च के महीने में रोपाई कर सकते हैं, और नहीं तो जो है जुलाई अगस्त जब बरसात होती है उसमें भी इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बीज नहीं होता है, बीज मुश्किल से बनता है, इसलिए जो है इसमें जैसे गन्ने की आप रोपाई करते हैं तो 2-3 कलियां लेके आप रोपाई करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी 2-3 कलियों वाले तने को लेकर जो है ज़मीन के अंदर जो है इसकी रोपाई की जाती है। कहीं कहीं पर जैसे आप तने को चाहें तो रोपाई करके जो है इसका जड़ तैयार कर सकते हैं। तो जैसे रोपाई को और घना रूप में अगर वो कर देते हैं तो इसमें जड़ तैयार हो जाती है, उन जड़ों को भी जो है आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। नहीं तो 3 कल्ले वाले तने को जो है 2 कल्ला ज़मीन के अंदर और 1 कल्ला जो है ऊपर छोड़ के रोपाई करते हैं। ज़्यादातर जो है 3500 से 4000 कल्लों की जो है 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है, और 1 हेक्टेयर में इतने कल्लों से जो है आप इसका जो है रोपाई कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर, और इसमें जो है एक संकर नेपियर जो है पौधे की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसको मेढ़ बना के जो है रोपा जाता है, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले। क्योंकि जो संकर नेपियर है अधिक से अधिक इसमें काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो ज़मीन के अंदर इसलिए इसको गाड़ा जाता है कि काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो जिससे जो है इसका उपज जो है बहुत बढ़िया होता है। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कम पानी में तेजी से पैदावार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सलवा, जिला उज्जैन के कृषक राजेश हारोड ने। यह मूंग और उड़द की थ्रेसिंग करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश हारोड जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो हमें कटाई करते समय जो सावधानियां रखी थी, फसल अच्छी तरह पक गई थी, उसके बाद हमने कटाई की, खेत में जो अच्छी तरह से सुखा लिया था। अब उसका महत्वपूर्ण जो कार्य है गहाई का, इस कार्य को हम करने के लिए आजकल जो हमारी मशीनें हैं, इस यंत्र है जिसका नाम थ्रेसर है, इससे की जाती है। तो इनमें क्या जो महत्वपूर्ण सावधानी है, सबसे पहले तो किसान भाइयों, हमारा जो थ्रेसर है उसको चलाने के लिए सबसे पहले स्थान का चुनाव होना चाहिए। स्थान समतल होना चाहिए, समतल स्थान पर उसका जो उसके पहिए हैं उनको एक बराबर बैलेंस में होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। हमारा जो थ्रेसर है उसका लेवल इतना सीधा होना चाहिए कि शाफ्ट पे कोई उसका डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर शाफ्ट बैलेंस उसका ख़राब हुआ तो शाफ्ट टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। हर फसल की गहाई के लिए हमारा जो थ्रेसर है उसमें उसके आरपीएम निश्चित रहते हैं। जैसे दलहनी फसल है, हमारी अनाज वाली फसल है, तो जितने आरपीएम पे उसको हमें गहाई करना उतना उसको सेट कर लिया जाए पहले। अगर आरपीएम ज़्यादा रहे तो हमारा जो बीज है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, टूट जाएगा, उसका जो अंकुरण की क्षमता वो कम हो सकती है। दाना वाली फसलें इनके चलने अलग रहते हैं, तो उड़द के लिए अलग रहता है। तो जिस फसल के लिए जो चलना है उसको उसमें सेट कर लें। दूसरी बात किसान भाइयों, जैसे हम कोई बीज की फसल की गहाई कर रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण ये है, पहले एक बार उसको खाली चला के देख लें जिससे उसकी सफाई हो जाए, अन्यथा हमारा बीज अशुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। किसान जहां तक संभव हो सके फसल की थ्रेसिंग दिन के उजाले में ही करें और रात के समय थ्रेसिंग करते समय प्रकाश का समुचित प्रबंध करें। थ्रेशर से गहाई का कार्य करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, तो धुआं निकलने वाली नली के ऊपर चिंगारी रोधक यंत्र लगाकर ही प्रयोग करें। खलिहान को सुरक्षित स्थान पर बनाएं और खलिहान के पास पानी एवं रेत का पूरा प्रबंध करें। थकावट और नींद का असर होने की अवस्था में थ्रेशर पर बिल्कुल भी कार्य ना करें। जो कार्य है उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि जो लोग थ्रेशर पर काम कर रहे हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है, कपड़े उनके लूज नहीं होना चाहिए। साथ में किसान भाइयों उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी धूम्रपान ना करें जिससे वहाँ पे आग लगने की या कोई इस तरह की संभावना हो जाए। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, पूर्ण होश आवास के साथ थ्रेसिंग का कार्य करना चाहिए। किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान है जो गहाई का कार्य करते हैं वो बिजली की मशीन और मोटर के द्वारा जो थ्रेसर चलाते हैं, उन्हें विशेष तौर पर ये देखना होगा कि तार कटे नहीं हो, तारों पर टेप लगाए या नहीं, कोई बच्चों के पैर पड़ जाते हैं, कभी महिलाएं वहाँ से निकलती हैं, तो उन्होंने तार को अच्छी तरह से टैपिंग करें उस पर और उसके बाद में उसको
किसी पत्थर से किसी दबा के रखें। हवा की विपरीत दिशा की तरफ उसके भूसे का बो नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे थ्रेशर और कार्य करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर उसको भूसा आएगा तो हमारे कार्य में बाधा पड़ेगी। तो हमें उसके विपरीत दिशा में उसके भूसे का संचालन की हवा के उसका दिशा देख के उसको प्रयोग करना है। जो हमारा थ्रेशर है उसमें सबसे पहले अब ये देखना चाहिए कि हमने जो हमारे उसमें बियरिंग्स लगे हैं और जहाँ भी उनके व्हील्स लगे हैं उनमें सब में ग्रीसिंग या स्नेहक हमें लगाना चाहिए। इससे चिकनाहट रहेगी तो उसमें उनके रगड़ने या उनकी रगिंग की क्रिया जो कम हो जाएगी, जिससे आपका थ्रेशर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमारी पट्टी उसमें लगे हुए हैं उनको बीच में देखते रहें कि वो कहीं लूज तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, टूटने की संभावना इस तरह की रहती है, तो उनका बैलेंस बराबर है कि नहीं। ये सब पूरी जो कार्य हैं हमारे थ्रेशर के उन्हें गहाई के पूर्व हमें कर लेना चाहिए। इस तरह की कुछ सावधानियाँ हैं किसान भाइयों, जिस थ्रेशर पर कार्य करने के प्रारंभ में हमें पूरा इसका चुनाव कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें ये कार्य करेंगे तो निश्चित हमें अच्छा दाना मिलेगा और हमारा समय भी कम लगेगा और हमें अच्छा भूसा प्राप्त होगा, जिससे हमें अच्छा लाभ। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए बरबटी की फसल में जरूरी कार्य। आम की तुड़ाई और इसे कृत्रिम रूप से पकाने पर तकनीकी जानकारी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।